हमें नदी या समुद्र के किनारे घूमना काफ़ी रिलैक्सेबल लगता है। बट आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद से आप घूमना तो छोड़ो, सोचना तक भी छोड़ दोगे। और ये कहानी है एक रानी नाम की लड़की की, जो कि मछुआरों के परिवार से आती थी, पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेवारी अब 13 साल की रानी पे आ गई थी। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए पर कभी वापस ही नहीं आ पाए। गाँव वाले ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले। रानी को अपने पिता का ऐसे सब कुछ छोड़कर चले जाना बहुत ही अजीब लगने लगा और उससे गुस्सा भी आता था। पर उसे अपने परिवार का पेट पालना था। माँ ज़्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए उसे सब कुछ करना ही पड़ता था। उनका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वे अपने बाबा के साथ कई बार नदी के किनारे जाया करती थी। उसके बाबा उसे नदियों की, मछलियों की बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसी ही दिखती है। रानी को यह सब समझ नहीं आता था, पर उसे ये सब कहानियाँ सुनना काफ़ी पसंद था। अब जब वह अकेले मछली पकड़ने जाने लगी थी तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने के लिए रोकने लगे। रानी को अपने घर चलाने के लिए अब कोई दूसरी नदी की तलाश थी। उस गांव के 2 हिस्से थे, एक हिस्सा जहां सारे घर और बड़ी बड़ी नदियां थी, और दूसरे हिस्से में केवल बस जंगल और केवल जंगल ही था। एक ऐसा जंगल, एक इतना घना जंगल जिसमें दिन में भी घुसने पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता था। और गाँव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीच एक नदी थी। रानी ने वहां जाने का सोच लिया था। एक रोज वो सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने कभी भी उस जंगल के अंदर नहीं गया था। दिन के उजाले में भी उस जंगल में अंधेरा सब भरा था। कहीं चमगादड़ की चीखें तो कहीं सांपों के रेंगने की आवाजें, यह सब उन जंगल में रानी को डरा रहे थे। लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जाती है। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखाई दी। वह उस नदी के पास आकर उससे पानी पीने लगी। लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही रानी ने पानी में झांका तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखी। रानी तुरंत पीछे होकर चिल्लाई, बाबा। तभी जब उसने फिर से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। रानी को लगा कि शायद ये सब उसका वहम होगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी मछली पकड़ने का जाल बिछाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश की, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नदी में जाके गिर गई। रानी को तैरना नहीं आता था, तो हड़बड़ाहट में वह खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभाल कर वे नदी से निकल ही रही थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई नदी के नीचे से उसका पैर पकड़कर खींच रही हो और वो उस नदी की तरफ खींची जा रही हो। रानी पूरी तरीके से बौखला गई थी। अपने पैरों को जोर जोर से चलाने लगी। उसका पैर तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे अब और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा था। वह वहाँ किसी इंसान के आसपास होने का एहसास पा रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसे नदी में कुछ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक लाल कपड़ा उसी की तरफ बहता हुआ आ रहा था। वे लाल कपड़ा जैसे ही किनारे पर आया, रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था जो उसके बाबा गले में हमेशा पहनते थे। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके बाबा का गमछा उस नदी में कैसे आ सकता है। रानी ने खुद को समझाया कि वे लाल कपड़ा किसी और का भी हो सकता है, और वह खड़ी होकर फिर से जाल बिछाने लगी। रानी मछलियों का चारा लेने के लिए वो पीछे गई, अपने सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का थैला खोला तो उसके बीच उसे अपने बाबा की एक फ़ोटो दिखाई दी। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि वे फ़ोटो खुद लेकर नहीं आई थी, और तो और उस फोटो में किसी ने उसके बाबा की आंखों को बुरी तरीके से खरोच दिया था। रानी ने सब काम वहीं पे छोड़कर वहाँ से निकलने का सोचा। उसे यकीन हो गया था कि उस जगह में कुछ तो गलत है। वह अपना जाल उठाने के लिए नदी के पास वापस गई। लेकिन जैसे ही रानी ने जाल को हाथ लगाया, उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ मछलियाँ इसमें फंस गई हो, और इसलिए उसने जाल को जोर से खींचना शुरू कर दिया। बाहर खींचने पर उस जाल के साथ नदी से जो बाहर आया, वह रानी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश पड़ी थी। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई और वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसके गुजरने का एहसास हुआ। रानी को लगने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास घूम रही है। लेकिन रानी अपनी बाबा की लाश को वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अपनी बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया, पर जब वो लाश पूरी तरीके से बाहर आई तो रानी का दिल धमक उठा, क्योंकि लाश का आधा धड़ कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उनके आधे धड़ को खा लिया हो। इससे पहले उस सदमे से उभर पाती कि उसकी आंखों के सामने से उसी नदी में से एक बहुत ही भयानक औरत निकली। उसके बालों पर काई जमी हुई थी और उसके दांत बहुत ही बड़े बड़े और नुकीले थे। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसके चेहरे पर खून लगे हुए थे। वो रानी की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है और रानी की आंखों के सामने ही उस नदी का रंग नीले रंग से लाल होने लगता है।
रानी की चीख निकल गई और वह बस बिना पीछे देखे वहाँ से भागना शुरू कर देती है। उस दिन के बाद से रानी कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं गई। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसे यकीन था कि शायद उसी तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहाँ मछली पकड़ने के लिए गए होंगे और वहाँ उनका सामना इसी भयानक समुद्री चुड़ैल से हो गई होगी। रानी को सदमे से बाहर आने में कुछ समय लग गया। रानी अब ठेले पर सब्जी बेचकर अपने घर चलाती है, पर आज भी उसे इस भयानक घटने के सपने आते रहते हैं। अगर गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दिस स्टोरी इज टेकन बाय खूनी मंडी। सो थैंक यू खूनी मंडी।